नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल द्रोणा पीसीएस में आपका स्वागत है। अपना टॉपिक चल रहा था अधिगम। टॉपिक क्या चल रहा था? अधिगम। तो अधिगम में अपने परिभाषाएं पढ़ ली थी, उसकी विशेषता देखी थी, उसका अर्थ देखा था। विशेषता देख ली थी, उसका अर्थ देख लिया था। अब उसकी कुछ विशेषताएं देखेंगे और फिर कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अपनी राय के हिसाब से कुछ विशेषताएं दी हैं। फिर अधिगम के क्या देखेंगे? प्रकार। क्या देखेंगे? अधिगम के प्रकार। तो सबसे पहले हम देखेंगे अधिगम की विशेषताएं चल रही थी। अधिगम की विशेषताएं। अधिगम की विशेषताएं कुछ अपने उस वीडियो में, पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं और कुछ बची हुई विशेषताएं यहां पे करेंगे। देखो, अधिगम अधिगम का वैसे मतलब सीखना होता है। मैं थोड़ा सा बता देता हूं। सीखना। अधिगम का मतलब क्या होता है? सीखना। अधिगम का मतलब क्या होता है? सीखना। अब देखो, बच्चा सीखता किस प्रकार है कि बच्चे में सीखने के प्रति क्या होनी चाहिए? रुचि होनी चाहिए, अभिप्रेरणा होनी चाहिए। ठीक है, पुनर्बलन होना चाहिए, अभ्यास, बहु अनुक्रियाएं होनी चाहिए, और बहु अनुक्रियाएं होनी चाहिए, और रुचि होनी चाहिए, अभिप्रेरणा होनी चाहिए, पुनर्बलन होना चाहिए, बहु अनुक्रियाएं होनी चाहिए, और बहु अनुक्रिया और अभ्यास। क्या होना चाहिए? अभ्यास। रुचि, अभिप्रेरणा, पुनर्बलन, बहु अनुक्रियाएं और अभ्यास। ये चीजें मुख्य रूप से होनी चाहिए। किसमें? अधिगम सीखने में। किसमें? अधिगम सीखने में। देखो, अधिगम अगर सीखना है तो सबसे पहले हमें क्या करनी पड़ेगी? रुचि, अभिप्रेरणा, पुनर्बलन, बहुनिक्रिय और अभ्यास। इन चीजों से क्या कर सकते हैं? अपने किसी भी चीज को सीख सकते हैं। ये चीजें अनिवार्य है। अगर बच्चे की पढ़ने में रुचि नहीं है तो आप उसे नहीं सिखा सकते, क्या नहीं सीख पाएगा। सबसे पहले क्या पैदा करनी पड़ेगी? रुचि और अभिप्रेरणा। उसके बाद में बच्चा अपने आप ही क्या कर जाएगा? सीख। उसके बाद में पुनर्बलन, बार बार उसी चीज को पढ़ेगा तो वो हो जाएगा। बहुनिक्रिय करनी पड़ेगी, और सबसे महत्वपूर्ण क्या रहेगा? अभ्यास। इन चीजों के बारे में अपने पढ़ चुके थे। अब देखते हैं आगे। अब देखते हैं आगे। अब इसमें देखते हैं आगे क्या होगा। आगे की विशेषता है अधिगम क्रियाशील होता है। अधिगम क्रियाशील होता है। अधिगम क्या होता है? क्रियाशील होता है। अधिगम व्यक्तिगत, अधिगम व्यक्तिगत, अधिगम व्यक्तिगत व सामाजिक, व्यक्तिगत व सामाजिक, व्यक्तिगत व सामाजिक दोनों होता है। सामाजिक दोनों होता है। कि अधिगम क्रियाशील होता है, अधिगम व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों होता है। ठीक है। अधिगम वातावरण के परिणाम स्वरूप होता है। अधिगम अधिगम वातावरण के
परिणाम स्वरूप होता है, परिणाम स्वरूप होता है। अधिगम क्या होता है? अधिगम वातावरण के परिणाम स्वरूप होता है। अधिगम आचरण को भी प्रभावित करता है। आचरण को प्रभावित करता है। किसको? आचरण को प्रभावित करता है। कि अधिगम क्रियाशील होता है, अधिगम व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों होता है, अधिगम वातावरण के परिणाम स्वरूप होता है, अधिगम आचरण को क्या करता है? प्रभावित करता है। ये तो अपने मुख्य मुख्य विशेषता हुई। अब बात करते हैं प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक मैककॉब की क्या विशेषताएं। अब एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हुए मैककॉब, उन्होंने अधिगम की क्या विशेषताएं बताई? उन्होंने अधिगम की क्या विशेषता बताई है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक मैककॉब, मैककॉब, इन्होंने क्या कहा है इसके बारे में? प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक मैककॉब, अधिगम व्यवहार में सतत परिवर्तन है। अधिगम व्यवहार में सतत परिवर्तन है। सतत परिवर्तन है जो जीवन पर्यंत चलता है, जो जीवन पर्यंत चलता है। कि अधिगम व्यवहार में सतत परिवर्तन है जो जीवन पर्यंत चलता है। अधिगम सर्वांगीण विकास है। अधिगम सर्वांगीण विकास है। अधिगम सर्वांगीण विकास है। विकास है। अधिगम कैसा विकास है? सर्वांगीण विकास है। कैसा विकास है? अधिगम सर्वांगीण विकास है। मानव जीवन के सभी पक्षों में, मानव जीवन के सभी, मानव जीवन के सभी पक्षों, मानव जीवन के सभी पक्षों में अधिगम की प्रक्रिया चलती रहती है, चलती रहती है। क्या है कि अधिगम सर्वांगीण विकास है जो मानव जीवन के सभी पक्षों में अधिगम की प्रक्रिया चलती रहती है। कि अधिगम व्यवहार में सतत परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है? सतत परिवर्तन जो जीवन पर्यंत चलता रहता है। कि सीखना है जो वो जन्म से लेकर मृत्यु तक रहता है। अधिगम सर्वांगीण विकास है, मानव जीवन के सभी पक्षों में अधिगम की प्रक्रिया चलती रहती है। अब देखो आगे, अधिगम में
अधिगम में व्यक्ति संपूर्ण व्यक्ति संपूर्ण अधिगम में व्यक्ति संपूर्ण रूप से शारीरिक मानसिक संवेगात्मक सम्मिलित होता है। शारीरिक मानसिक संवेगात्मक आदि सम्मिलित है। क्या कहना चाहता है कि अधिगम व्यवहार में कैसी प्रक्रिया है? सतत प्रक्रिया है, सतत परिवर्तन है। एक बार परिवर्तन हो गया तो हो गया, जो क्या चलता रहता है, जीवन पर्यंत चलता रहता है। अधिगम सर्वांगीण विकास होता है। मानव जीवन के सभी पक्षों में अधिगम की प्रक्रिया चलती रहती है। कि अधिगम सर्वांगीण विकास है, पूर्ण विकास होता है। सर्वांगीण विकास का मतलब संपूर्ण, जो मानव जीवन के सभी पक्षों पर, एक पक्ष पर नहीं, सभी पक्षों पर क्या करती है, अधिगम की प्रक्रिया चलती है। अधिगम में व्यक्तिगत संपूर्ण रूप से शारीरिक है, चाहे मानसिक है, चाहे संवेगात्मक रूप से मिलित होता है। कहने का मतलब पूरा का पूरा परिवर्तन कैसा होता है, विकास, पूर्ण विकास होता है, न कि किसी एक पक्ष का विकास नहीं होता है। अब बात करते हैं आगे मैक्टाव आगे क्या कहते हैं अधिगम के बारे में। अब बात करते हैं आगे अगर मैं बात करूं इसके बारे में, आगे अधिगम के कारण से व्यवहार के संगठन में परिवर्तन होता है। आगे अगर मैं बात करूं इसके बारे में कि अधिगम में अधिकांशतः व्यवहार के संगठन में परिवर्तन होता है। कि अधिगम का जो व्यवहार है, सीखने में क्या है कि व्यवहार या संगठन है ना, उसमें क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। सीखने से क्या हो जाएगा, व्यवहार और संगठन में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। कब, अधिगम के माध्यम से। अधिगम विकासात्मक होता है। अधिगम कैसा होता है, विकासात्मक होता है। अधिगम कैसा होता है, विकासात्मक, कर्म टू कर्म चलता रहता है, विकास होता रहता है। आगे से आगे अपने क्या करते हैं, आगे से आगे अपने सीखते रहते हैं उसके बारे में। कि अधिगम में एक तो व्यवहार में परिवर्तन होता ही होता है, परिभाषा में देखा। एक इसका अधिगम में क्या होता है, विकास होता है। कि कर्म टू कर्म आगे से आगे क्या होता है, जैसे जैसे अपन सीखते जाएंगे वैसे वैसे क्या हो जाता है, विकास होता रहता है। अधिगम प्रोत्साहन अधिगम प्रोत्साहन की प्रतिक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, प्रोत्साहन की प्रतिक्रिया है। अधिगम उद्देश्य परक होता है। अधिगम उद्देश्य परक होता है। कि अधिगम का कोई न कोई क्या होता है, उद्देश्य छिपा होता है, कोई न कोई माध्यम जरूर होता है। अधिगम
अधिगम क्या होता है? कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है। अधिगम में रुचि परस्पर परस्पर संबंधित होती है। अधिगम में रुचि महत्वपूर्ण मानी गई है। अधिगम रुचि, अधिगम रुचि पर परस्पर संबंधित है, संबंधित है। संबंधित है, क्या है? रुचि संबंधित है। अधिगम रुचि परस्पर संबंधित है कि अधिगम में महत्वपूर्ण किसे माना गया है? रुचि को महत्वपूर्ण माना गया है। अब मैं बात करता हूं आगे इसी के बारे में कि अधिगम अधिकांश व्यवहार और संगठन में क्या होता है? परिवर्तन होता है। एक तो ये चीज अधिगम में ध्यान रखनी है कि व्यवहार और संगठन, कि व्यवहार में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। किसके माध्यम से? अधिगम के माध्यम से। अधिगम कैसा होता है? विकासात्मक होता है। अधिगम में क्या होता है? प्रोत्साहन। अधिगम क्या होता है? उद्देश्य परक। अधिगम में क्या होती है? रुचि पर डिपेंड करता है। किस पर? रुचि पर डिपेंड करता है। अब आगे इसमें देखते हैं, एक और गया वो लिख देता हूं कि अधिगम तैयारी पर निर्भर करता है। अधिगम तैयारी पर निर्भर रहता है। किस पर? तैयारी। कहने का मतलब जिस चीज को आप सीखना चाहते हो उसके लिए सबसे पहले आप में रुचि उत्पन्न होनी चाहिए। उसके लिए आप क्या रहना चाहिए? तैयार रहना चाहिए। तो ये आप क्या सकते हो? उसको सीख सकते हो। तो देखो ये किसकी विशेषता चल रही है? प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक मेक काव की। इसमें क्या कहते हैं कि अधिगम में अधिकांशतः व्यवहार के संगठन में परिवर्तन होता है। तो अधिगम विकासात्मक होता है, अधिगम प्रोत्साहन की प्रक्रिया है, अधिगम उद्देश्य परक होता है, अधिगम में रुचि होती है और अधिगम के लिए हमेशा किस पर निर्भर करता है? तैयारी पर निर्भर करता है। कहने का मतलब उस चीज के लिए आप तैयार हो या नहीं, ये किस पर डिपेंड करता है? ये अधिगम सीखने वाले पर डिपेंड करता है। बात समझ में आई? ये क्या है? अधिगम की विशेषताएं या अधिगम में होता क्या है। अब अपने पढ़ते हैं अधिगम के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? 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 अधिगम के प्रकार। अधिगम के प्रकार किसके बारे में पढ़ेंगे? अधिगम के बारे में। अधिगम के प्रकार कौन से होते हैं? सबसे पहले अपने, सबसे पहले अगर मैं बात करूं संज्ञान, सज्ञान, संज्ञान मूलक, पहले कौन कौन से होते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। मूलक अधिगम, अधिगम, संज्ञान मूलक अधिगम। 2 नंबर की अगर मैं बात करूं, 2 नंबर की गत्यात्मक, 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 गत्यात्मक अधिगम। 3 नंबर की अगर बात करूं, भावात्मक, भावात्मक एवं संकल्पनात्मक, संकल्पनात्मक, संकल्पनात्मक अधिगम। देखो संज्ञान मूलक अधिगम, गत्यात्मक अधिगम,
भावात्मक एवं संकल्पनात्मक। देखो इसमें क्या होता है, बात तो ही सबसे पहले संज्ञान, उसके बाद में गति, उसके बाद में भावना, इन चीजों को ध्यान रखना है। अब अपनी बात करेंगे सबसे पहले किसके बारे में, संज्ञान के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, कौन कौन से होते हैं, संज्ञान, गत्यात्मक और भावात्मक। अपने बात करेंगे किसके बारे में, संज्ञान मूलक अधिगम के बारे में। ये मानसिक पक्षधर होते हैं। संज्ञान कैसे होगा, मानसिक होगा, मानसिक प्रक्रिया होती है। कैसी प्रक्रिया होगी, मानसिक प्रक्रिया होती है। देखो इसके अंतर्गत क्या होता है, देखो मानसिक प्रत्यक्षात्मक और विचारात्मक अधिगम के नाम से जाने वाले इस अधिगम व्यक्ति के प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। इसमें होता क्या है, देखो संज्ञान होता है, ये एक मानसिक मानसिक प्रक्रिया होती है। कैसी प्रक्रिया होती है, सबसे पहले संज्ञान को समझो। यह एक मानसिक प्रत्यक्षात्मक और विकासात्मक अधिगम के नाम से जाता है। यह मानसिक भी है और विचारात्मक भी है। उसके बाद में अगर मैं इसके बारे में बताऊं तो व्यक्ति को केवल प्रत्यक्ष ज्ञान होता है इसमें, अर्थात सिर्फ तथ्यों की जानकारी होती है। संज्ञान में क्या होती है, केवल प्रत्यक्ष ज्ञान और तथ्यों की क्या होती है, जानकारी होती है। संज्ञान मूल्य को आप स्वयं पठन के लिए उपयोगी होता है। संज्ञान मूलक अधिगम किसके लिए उपयोगी होती है, स्वयं पठन के लिए उपयोगी होता है। इस चीज का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो देखो संज्ञानात्मक में आपको क्या रखना है, क्या है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे मानसिक प्रत्यक्षात्मक, मानसिक प्रत्यक्षात्मक और विचारात्मक, विचारात्मक अधिगम के नाम से, अधिगम के नाम, अधिगम के नाम से जाने वाले इस अधिगम में इस अधिगम में जाने जाने वाले विचारात्मक अधिगम के नाम से जाने जाने वाले अधिगम में व्यक्ति में केवल प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। कैसा ज्ञान होता है उसमें, प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। अर्थात सिर्फ तथ्यों की जानकारी होती है, सिर्फ तथ्यों की जानकारी होती है। इसमें क्या होती है, एक तो ये प्रत्यक्षात्मक और विचारात्मक होता है, ये ध्यान रखना है। प्रत्यक्ष ज्ञान होता है और सिर्फ क्या होती है, तथ्यों की जानकारी होती है। इनमें क्या होती है, सिर्फ तथ्यों की जानकारी होती है। संज्ञान मूलक अधिगम में स्वयं पठन उपयोगी होता है, कि मानसिक प्रत्यक्षात्मक और विचारात्मक अधिगम के नाम से जाने जाने वाले अधिगम में व्यक्ति में केवल
प्रत्यक्ष ज्ञान और सिर्फ तथ्यों की जानकारी होती है। तो संज्ञान मूलक अधिगम में क्या होती है? प्रत्यक्ष ज्ञान होता है और सिर्फ तथ्यों की जानकारी होती है। संज्ञान मूलक अधिगम में केवल क्या होता है? स्वयं पठन के लिए उपयोगी होता है। संज्ञान मूलक किसके लिए उपयोगी होता है? स्वयं पठन के लिए उपयोगी होता है। अब बात करते हैं अगले प्रकार की। अगले प्रकार की बात करते हैं। अब बात करते हैं गत्यात्मक अधिगम। गत्यात्मक अधिगम कहने का मतलब क्रिया। गत्यात्मक मतलब क्रिया करना, कोई ना कोई कार्य करना, क्रिया करना। तो इस अधिगम में इस अधिगम में क्रिया या कार्य के द्वारा 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 अधिगम करना, अधिगम करना। अधिगम में क्रिया या कार्य के द्वारा अधिगम करना, किसके द्वारा ना। इस प्रकार के अधिगम में इस प्रकार के अधिगम में इस प्रकार के अधिगम में अभ्यास सर्वाधिक महत्व रखता है। इस प्रकार के अधिगम में अभ्यास सर्वाधिक महत्व रखता है। इस प्रकार के अधिगम में अभ्यास सबसे, जैसे साइकिल चलाना, साइकिल चलाना, ठीक है। गत्यात्मक अधिगम क्रिया में इस प्रकार के अधिगम में क्रिया या कार्य के द्वारा अधिगम करना, इस प्रकार के अधिगम में अभ्यास सर्वाधिक महत्व रखता है। और साइकिल चलाना इसका उदाहरण के रूप में लिख सकते हैं। किसके रूप में? उदाहरण के रूप में लिख सकते हैं। ये देखो, इसमें कार्य क्रिया या कार्य के द्वारा अधिगम होता है। इस प्रकार के अधिगम में अभ्यास की सर्वाधिक आवश्यकता होती है। किस प्रकार की? अभ्यास सर्वाधिक किसकी आवश्यकता होती है? इसमें अभ्यास की होती है। किसमें होती है? अभ्यास में। अब बात करते हैं आगे तीसरे प्रकार की। कौन से प्रकार की? तीसरे प्रकार की बात करते हैं। तीसरे प्रकार की बात करते हैं। तीसरे प्रकार की, अगर मैं तीसरे प्रकार की बात करूं तो भावात्मक एवं कल्पनात्मक अधिगम। देखो, इसमें क्या होगा? चिंतन। देखो, इसमें चिंतन, सोच, चिंतन है, सोच है, चिंतन सोच दृष्टिकोण में परिवर्तन आदि
परिवर्तन परिवर्तन आदि बातें सम्मिलित होती हैं। बातें बातें सम्मिलित सम्मिलित होती हैं। इसमें क्या होता है, चिंतन और सोच, दृष्टिकोण में परिवर्तन आदि बातों क्या होता है व्यक्ति के संपर्क में आने से व्यक्ति के संपर्क में आने से व्यक्ति के संपर्क व्यक्ति के संपर्क आने से सोच विचार सोच विचार सोच विचार दृष्टिकोण सोच विचार दृष्टिकोण भावनाएं बदल जाती हैं। देखो, भावात्मक या संकल्पनात्मक अधिगम में चिंतन सोच दृष्टिकोण में क्या होता है, परिवर्तन आदि बातों में क्या होता है, सम्मिलित होता है। इन बात में क्या होता है, भावात्मक में क्या होता है, चिंतन और सोच दृष्टिकोण, और उसमें क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। व्यक्ति के संपर्क में आने से उसकी सोच विचार दृष्टिकोण भावनाएं आदि क्या हो जाती हैं, बदल जाती हैं। ये किस किस प्रकार का अधिगम है, भावात्मक एवं संकल्पनात्मक अधिगम का प्रकार है। इसके माध्यम से इनके माध्यम से अपने व्यवहार में क्या कर सकते हैं, अपने परिवर्तन। एक तो संज्ञानात्मक, खुद पर डिपेंड होके अपने आप में परिवर्तन कर सकते हैं, या क्रिया कर या बार बार अभ्यास करके परिवर्तन कर सकते हैं, या अपना दृष्टिकोण चिंतन सोच दृष्टिकोण में परिवर्तन करके भी व्यवहार में क्या कर परिवर्तन कर सकते हैं। इन तीनों का मतलब यही है। मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि अधिगम सतत एवं जीवन पर्यंत प्रक्रिया है, सर्वांगीण विकास है, सभी पक्षों में अधिगम होता है, व्यवहार संगठन में परिवर्तन का रूप है, विकासात्मक होता है, उद्देश्य परक होता है, रुचि परक होता है ये, और इत्यादि इस पर निर्भर करती है। ये चीजें किसके बारे में बताई, अधिगम के बारे में। तो अधिगम में आज हमने प्रसिद्ध वैज्ञानिक मैककॉव की विशेषताएं पढ़ी, अधिगम के प्रकार पढ़े, ठीक है। तो इनमें हमें यह पता लगा कि अधिगम में किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, किस माध्यम से अधिगम होता है, किस प्रकार के परिवर्तन अधिगम के द्वारा होता है, किस प्रकार व्यवहार में परिवर्तन होता है, और अगर परिवर्तन होता है तो उसमें क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, कहां अभ्यास की आवश्यकता होती है, कहां स्वयं पठन की आवश्यकता होती है, कहां चिंतन और सोच निर्भर करती है। इनके बारे में अपनों ने आज अध्ययन किया। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।